Good morning, student. Okay, so today we are going to start a very important topic in mechanics, that is kinematics. Mechanics is a branch of physics which deals with the study of motion of the body, right? And mechanics we can divide into two categories. We can divide mechanics into two categories. First one is kinematics. Kinematics is the branch of physics. Kinematics is the branch of mechanics which deals with the study of motion of the body without taking into consideration the cause of motion. मतलब मोशन कैसे हो रही है, उसका सोर्स क्या है, उसका कुछ लेना देना नहीं है हमें. मोशन होनी चाहिए, राइट? तो वी आर नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कॉज ऑफ मोशन. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट while studying the motion in kinematics. Okay, now another branch of mechanics that is called as dynamics. Here we have to consider cause of motion. That is most important. Without considering cause of motion, we cannot study the motion of the body under the dynamics. Okay, so here without cause of motion we are going to study the motion of the body, and we have to consider here cause of motion. Okay, so now we are going to focus on kinematics totally. ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम मोशन स्टडी कर सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, एंड हाउ वी आर गोइंग टू define these parameters. Okay, and we'll derive the relation between these parameters. Okay, so we'll start with this kinematics. Now before to talk about the parameters of kinematics, let us see what is motion and what is rate. So what is the concept of motion and rest? When do you say that body is at rest? Suppose this book is kept on the table. Okay, तो I can say that यहाँ से मैं देखता हूँ तो बुक रेस्ट पे दिखाई दे रही है मुझे, बराबर है. अगर मैं मून पे चला जाऊँ और वहाँ से अगर मैं देखूँ बुक को, तो मुझे अर्थ रोटेट होते हुए दिखेगी. मुझे दिखेगा कि अर्थ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है हर बार. अगर अर्थ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो बुक विच इज़ केप्ट इन दिस रूम इज ऑल्सो चेंजिंग इट्स पोजीशन. करेक्ट? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस रूम से इस बुक को देखता हूँ तो बुक इज एट रेस्ट, लेकिन अगर मैं मून से इस बुक को देखता हूँ तो ये बुक की पोजीशन तो चेंज हो रही है. इफ द पोजीशन ऑफ बुक इज चेंजिंग, इट मीन्स द बुक इज इन मोशन. करेक्ट? आई कैन टेक अनदर एग्जाम्पल. सपोज यू हैव ट्रैवल इन द ट्रेन. ठीक है, जब आप ट्रैवल में सफ़र करते हो, ट्रेन में सफ़र करते हो, तो जब तुम ट्रेन में बैठे हो तो योर फेलो पैसेंजर इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू यू. अगर वो बाजू के सीट में बैठा हो तो आप देख सकते हो कि वो भी रेस्ट में है तुम्हारे रिस्पेक्ट में. लेकिन अगर कोई पर्सन प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और वो उसे ऑब्जर्व कर रहा है तो वो क्या कहेगा कि ट्रेन अगर चल रही है, ट्रेन इज मूविंग, देन पैसेंजर इनसाइड द ट्रेन इज ऑल्सो मूविंग, इजंट इट? सो मेरे रिस्पेक्ट में फेलो पैसेंजर इज एट रेस्ट, एंड अगर पर्सन आउटसाइड है, प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, तो उसके रिस्पेक्ट में तो वो फेलो पैसेंजर मूव कर रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि रेस्ट एंड मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट थिंग्स. और एक एग्जांपल लेते हैं. जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि जो ट्रीज़ है, बिल्डिंग्स है, वो पीछे जा रही है, पीछे जाते हुए दिखाई देते. बट एक्चुअली ऐसे होता है क्या? ग्राउंड से अगर देखोगे तो ट्रीज एंड बिल्डिंग्स आर एट रेस्ट, बट अगर मैं ट्रेन से उनको देखता हूँ तो दे आर मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ऐसा मुझे दिखाई देता है. इसका मतलब कि अगर मैं कहता हूँ कि कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसका कोई मतलब नहीं है, अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट डिफाइनिंग द ऑब्जर्वर, यू आर नॉट डिफाइनिंग द व्यूअर. मेरे रिस्पेक्ट में इस में अगर मैं इस बुक को देखता हूँ तो बुक इज एट रेस्ट, लेकिन अगर मैं मून से देखता हूँ तो बुक इज इन मोशन. इसका मतलब हमें एक फ्रेम डिफाइन करना पड़ेगा, उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में बॉडी कैन बी एट रेस्ट और इन मोशन. सो रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट थिंग, दे आर रिलेटिव टर्म्स. ओके, रिलेटिव टर्म्स का मतलब ये है कि हमें पहले
फ्रेम डिफाइन करनी पड़ेगी, हमें व्यूअर को डिफाइन करना पड़ेगा कि वो व्यूअर कहाँ पे है। अगर वो व्यूअर इस रूम में है तो बुक रेस्ट पे हो जाएगी, अगर वही व्यूअर अगर मून पे चला जाता है तो बुक उसके रिस्पेक्ट में मोशन में रहेगी, राइट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। तो रेस्ट and motion are not absolute terms, they are relative terms, right? Rest and motion are relative terms. Is it clear to everyone? This is very very important, okay? So for that purpose we have to define the frame. तो फ्रेम डिफाइन करने के लिए हम सिंपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं कि अगर मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, यू मस्ट हैव स्टडीड इन मैथमेटिक्स, है ना, मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा हुआ है। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, तो दिस इज माय फ्रेम एंड विथ रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम अब मैं मोशन ऑफ द बॉडी स्टडी कर सकता हूँ, राइट। तो अगर मैंने पॉइंट ले लिया सपोज, ओके, सो ये पॉइंट ए है, यहाँ से अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है यहाँ तक बी पॉइंट तक, आई हैव नॉट डिफाइंड द पाथ इनिशियली, ओके, पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ए, पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस में भी जा सकता है या ऐसे भी मूव कर सकता है, करेक्ट, बराबर है। सो अगर वो इस पाथ में जाता है, सपोज दिस इज पाथ 1 एंड दिस इज पाथ 2, करेक्ट। अगर पाथ 1 के थ्रू जाता है तो ही विल ट्रैवल अलॉन्ग दिस पाथ, इसको मैं अभी दे देता हूँ सी। तो ए सी बी इज द पाथ ट्रैवल्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट अलॉन्ग ए सी बी, उसकी लेंथ इतनी हो जाएगी। सो दिस लेंथ ऑफ द पाथ इज नोन एज डिस्टेंस। द लेंथ ऑफ द पाथ along which the particle is moving from point A to B is the actual path length of this curve, I can say this motion, okay, that is called as distance. And what is displacement now? The displacement, अगर मैं इस डायरेक्शन में जाता हूँ, if I move along this path straight from A to B, so ये जो straight line distance हो जाएगा, straight line distance between the point A and B is known as displacement, okay, and displacement is a vector quantity. So इसकी जो length है, length of this AB is the magnitude of displacement and direction is given by from initial point A towards initial point B. That is very important. जब भी आप direction दिखाई दे रहे हो, शो कर रहे हो, it must be from initial to final position, okay. तो displacement is a vector quantity, हमने पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर में व्हाट इज वेक्टर एंड व्हाट इज स्केलर, एंड डिस्टेंस दैट यू रिक्वायर्ड ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्वांटिटी, तो इट इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी, ओके। सो डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ओके। तो इस फ्रेम में मैंने इसको फिक्स कर दिया था, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कर रहा है, बट इट कैन हैव अ डिफरेंट पाथ, ओके। तो इससे ये पता चल रहा है कि देखो डिस्प्लेसमेंट इज फिक्स, द डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, वो फिक्स हो गया। नाउ दिस इज द यूनिक क्वांटिटी, आई कैन से दैट, बट डिस्टेंस कैन बी डिफरेंट, ये इस पाथ के अलॉन्ग भी जा सकता है, तो यहाँ पे डिस्टेंस डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि पाथ लेंथ चेंज होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट फिक्स है। तो आई कैन से दैट अगर मैं डिस्टेंस को d से डिनोट करता हूँ फॉर टाइम बिंग और डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट करता हूँ, तो आई कैन श्योरली से दैट डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन or equal to distance, or I can say that distance is always greater than or equal to displacement. Remember this one. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कब सेम होगा? when particle is moving along this straight line path. This is very important, okay. So I have chosen this coordinate system and I am considering that motion of this particle is taking place in this frame, okay. I'm every time saying that it is particle. What do you mean by particle? What is the concept of particle? चलो इसका डायमेंशन भी हम डिफाइन कर लेते हैं कि यूनिट क्या है। यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इज मीटर and CGS unit is centimeter and its dimension is always shown in square bracket,
in terms of MLT, this is for मास, लेंथ एंड टाइम। तो मास का तो कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा क्योंकि मास है ही नहीं, लेंथ का कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा एंड टी का भी 0 हो जाएगा। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। ओके, रिमेंबर दिस वन, you have to remember. So during my discussion I was continuously talking about the point mass, point particle. What is the concept of that point mass? That is also need to understand. Concept of point object or point mass. ओके, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे कि कैन आई से द अर्थ इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट? विल से दैट नो, बट आई विल से अर्थ इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। बट कब मैं अर्थ को पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकता हूँ? इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द distance between the earth and sun is very large as compared to the size of the earth. If I am talking about the distance between earth and sun, this is very large compared to the size of earth, so I can neglect the size of earth in that case. So I can say that earth is a point object. In another case, suppose car of length suppose 5 meter is traveling a distance of 100 kilometer. So 100 kilometer distance traveled by the car is very large as compared to the length of the car. So I can neglect the length of the car, right? So I can say that car is a point object. Even train of 100 meter, if it travels the 1000 kilometer, then in that case also I can say that train is a point object, right? So concept of point object is very important. Whenever distance traveled by any body is very large compared to its size, तब हम कह सकते हैं कि वो जो साइज है, मतलब वो जो बॉडी है, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी आप बात कर रहे हो। लेकिन ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज कंपेरेबल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इन दैट केस यू कैन नॉट निग्लेक्ट द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तब आपको उसकी लेंथ कंसिडर करनी पड़ेगी। ट्रेन की लेंथ अब 100 मीटर है और वो सपोज 200 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है या 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। इन दैट केस यू हैव टू कंसिडर द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑल्सो। ओके, so this concept of point object is very important. Now we discuss another few parameters. Okay, so now we can talk about the different parameters of motion. Just we discuss about the distance and displacement. Similarly, we can discuss about the speed and velocity and acceleration of motion. Okay, so let us talk about the speed, average and instantaneous speed. ओके, एक एग्जांपल लेते हैं टू अंडरस्टैंड दी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू डिटरमाइन द डिस्टेंस एंड हाउ टू डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट इन एनी केस। तो बिफोर to start about the average speed and average instantaneous speed, we will take one example to understand this one. Suppose if I take a particle is moving along the circumference of the circle. Particle is moving along the circumference of the circle, and I have taken this xy coordinate system in such a way that origin of the coordinate system is at the center of circle. Suppose this is O. This is x-axis, this is y-axis. Now particle is here at A. A पे particle है and particle is moving from A to B. So whenever I am saying particle, okay, you have to remember it is nothing but a point object. So particle is moving from point A to point B along this path. Okay. तो अब मुझे पता करना है कि what is the distance and displacement of the particle when it moves from A to B. I am not initially I am showing this one path. Okay. तो अगर मुझे पता करना है कि what is the distance and displacement, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? Distance तो मुझे मिल जाएगा, अगर ये इस पाथ के थ्रू जा रहा है तो आई कैन फाइंड आउट व्हाट इज द डिस्टेंस। अगर इसकी सर्कल की रेडियस r है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अलोंग द पाथ 1, आई विल कॉल इट d1, विल बी इक्वल टू, इट इज द क्वार्टर सर्कुलर r, लेंथ ऑफ द क्वार्टर सर्कुलर, लेंथ ऑफ क्वार्टर सर्कुलर r की इज कितना हो जाएगा बताइए? दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय 4, मतलब पाई बाय
कितना होता है पाई बाय 4, 2 पाई आर होता है, बराबर है 2 पाई आर डिवाइड बाय 4 हो जाएगा क्योंकि 1/4 है, तो हो जाएगा पाई बाय 4 इंटू आर, पाई आर बाय 4। ओके, अगर ये इस डायरेक्शन से मूव करता है तो एक सेकंड पाथ ले लेता हूँ, तो d2 का हो जाएगा तुम्हारा, d2 विल बी इक्वल टू 2r हो जाएगा, r प्लस r। अगर d3 में निकाल लेता हूँ अलॉन्ग दिस पाथ, सपोज ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये पाथ के थ्रू जा रहा है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, सी पॉइंट, और सी से ओ से बी, तो d3 तुम्हारा कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू पाई आर बाय 4, सॉरी ये पाई आर बाय 2 चाहिए, 2 पाई आर बाय 2 प्लस 2r, गॉट इट। अगर ये इस पाथ के थ्रू जा रहा है तो d4 along this path will be equal to 3 pi r by 4, 3 pi r by 4। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट इज यूनिक, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी दिस वन, दिस इज स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा कितना हो जाएगा, s विल बी इक्वल टू, यू कैन फाइंड आउट, दिस इज r, दिस इज r, दिस इज 90 डिग्री एंगल, तो आपको पता है यू कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर, सो दिस स्क्वायर मतलब s विल बी इक्वल टू, मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 times r, got it। and direction is along, this is along AB, direction is along AB, remember this one। so this is the way you can understand that the displacement is the unique between 2 points, initial and final point।